स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका जो है इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो पूरा कैलकुलस जो दो ही पार्ट में बटा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और पूरा कैलकुलस जो है ना बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, आपके पूरा फुल सिलेबस में अप्रॉक्स 40% जो है ना क्वेश्चन आपके कैलकुलस से ही आते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो है ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, थर्ड एरिया अंडर कर्व, जिसको हम लोग AUC शॉर्ट में बोलते हैं। फोर्थ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ना, ये आपका मेंस में एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, फिक्स्ड है। ठीक है, और ये एडवांस में जो है ना एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका अगर आप सिलेबस देखोगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है इसमें, और उससे कम सिलेबस में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन से मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं, और एडवांस में तो कभी कभी 8 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, तो मतलब 5-6 एवरेज हम लोग मान के चल सकते हैं। आप 2014 में जाओगे ना, 2014 में 7-8 क्वेश्चन इससे पूछ दिया गया था डेफिनिट इंटीग्रेशन से। फिर आते हैं एरिया अंडर कर्व में, एक क्वेश्चन आपका मेंस में पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एडवांस में पक्का है। एडवांस में कभी कभी आप देखोगे ना मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन जो एरिया अंडर कर्व से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी जो है मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है मेंस में, और एडवांस में 2 क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो कंपटीशन का हो गया। ठीक है, बोर्ड के लिए अगर देखेंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बोर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब मैं सिर्फ बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम डेफिनिट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इतना आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इंटीग्रल कैलकुलस आपका मेंस, एडवांस और साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं। चलिए आते हैं अपना चैप्टर के शुरुआत में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें क्या क्या पढ़ना है, सारा सिलेबस से लेकर के मैं सारा चीज़ बता देता हूँ आपको, कैसे कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले सिलेबस पार्ट में आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आया कहाँ से, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। बेसिक देखेंगे। बेसिक के बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इसके कुछ फॉर्मूला वगैरह को डेराइव करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारा आएगा कि लीनियर इक्वेशन अंडर अ फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर में अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो क्या करते हैं। फोर्थ इसका आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है,
उसके बाद कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन भी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर मैं कुछ फॉर्म्स आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल के बाद पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग और भी कुछ स्पेशल फॉर्म्स देखेंगे। तो इतना सारा टॉपिक हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस हो गया। 8 to 10 क्लासेस में लगने वाले हैं, ठीक है। 8 to 10 लेक्चर्स की ज़रूरत है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट एकदम फुल्ली बोर्ड प्लस कंपटीशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक इसका क्या है कहानी। सबसे पहले बेसिक, ये इंटीग्रेशन जो है ना ये आया कहाँ से। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये, इट इज रिवर्स, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वो कैसे भाई, तो जैसे आप बोलते हो ना कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो यानी dy/dx करते हो तो क्या होता है, साइन एक्स का cos x होता है, ठीक है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करके cos x बना तो cos x को इंटीग्रेट करके साइन एक्स बनेगा। फिर से समझिए जरा, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो आपका cos x बना, तो जब आप cos x को इंटीग्रेट करोगे ना बच्चे, इंटीग्रेट करोगे तो आपका sin x बन जाएगा। बात समझ में आई, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x बन जाएगा। देखिए होता कैसे है, ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो y इज इक्वल टू, जब मैंने sin x लिखा यहाँ पे, तो dy/dx आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos x लिखना होगा, ठीक है। अगर dy/dx आप cos x लिख दिए ना तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, dx इसके साथ लग जाता है, cos x इंटू dx ऐसा लग जाता है। फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसको इंटीग्रेशन का साइन करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, अभी तो बस हम लोग बेसिक देख रहे हैं। तो ये dy का इंटीग्रेशन y बन जाता है और cos x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x। तो cos x को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, sin x, और बाद में एक प्लस सी लग जाता है। ये प्लस सी क्यों लगा जानते हो आप, ये प्लस सी इसलिए लगा क्योंकि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स था और साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करके cos x बनाए, ठीक है, तो फिर cos x को इंटीग्रेट करके आप sin x बना सकते हो, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लो y के साथ sin x के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहता तो आप dy/dx लिखते तो आपका क्या आता है, तो भी तो cos x आता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो फिर जब cos x को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ओनली sin x क्यों आएगा, ये c भी है तो आएगा ना, इसलिए एक c एक्स्ट्रा लगता है। अब मैं आपको बस अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं भाई, ठीक है। अभी जो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, आखिर कैसे होता है इंटीग्रेशन, बस मैं भी आपको वही बताया हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग पर चलते हैं, सारा नामकरण करते हुए हम लोग करेंगे, कहानी आगे का बढ़ेगा आगे आपका। चलिए तो नामकरण किया जाए सारा चीज़ का, ठीक है। एक इंटीग्रेशन को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो है ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री फुल लगने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप ट्रिग्नोमेट्री के बिना, अलजेब्रा अगर आपको अच्छा से नहीं आता, अलजेब्रा के बिना आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, आपका पीछे का सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। जिस तरह से ब्लैक कोबरा जितना डेंजर नहीं होता ना, उससे ज़्यादा डेंजर ये वाला सांप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इस इंटीग्रेशन में जो है ना, देखिए क्या क्या होता है, पहले सारा चीज़ का नामकरण कर दिया जाए, एकदम बेसिक मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है मान लो आप gx, ठीक है।
फिर जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना gx को, डी बाई डी एक्स ऑफ gx को क्या किया आप डिफरेंशिएट किए, तो आपके पास क्या बना बच्चे, इंटीग्रेट, आपके पास एक नया फंक्शन बना fx। फिर जब आप इस fx को इंटीग्रेट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा वापस से gx, और बस बाद में एक प्लस सी लग जाता है, ठीक है। तो सारा चीज़ का नाम आप सुन लो। देखो जैसे ये वाला साइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन, ठीक है, ये तो आप जानते हो ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है। ये जो fx है ना ये वो एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट, एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये dx का x क्या डिनोट कर रहा है, ये dx का x डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना बच्चे, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए जो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना उसका एक नाम होता है इंटीग्रैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसको जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना यानी कि dx, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो gx होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये जो gx यहाँ पर दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रेट होकर आता है उसको एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का उल्टा है इसलिए एंटी डेरिवेटिव, या इंटीग्रल या फिर इंटीग्रल कुछ भी बोलते हैं। और ये जो c होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो हमेशा इंटीग्रेशन के साथ लगा रहेगा। आप c को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो, c हमेशा आपको लगाना है। ये c डिनोट क्या करता है मैं आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 बाई 1 सारा बेसिक समझ में आ गया सारा चीज़ का, ठीक है। अब 1 बाई 1 सारा का फॉर्मूला हम लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला मैं आपको साइन से ही दिखाता हूँ। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, और बस लास्ट में एक प्लस सी देना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, जैसे मान लो आपके पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स। यानी कि आप जब माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस एक्स आएगा, है ना। मतलब तो यही है ना कि माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कॉस एक्स आएगा। यानी कि ये जब माइनस को आप हटाओगे तो साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस बाहर आ गया यानी कि कॉस एक्स बचा। यानी कि ओनली साइन एक्स डी एक्स जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस को उधर भेज देना है आपको, माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, और लास्ट में एक प्लस सी तो लगा ही दिया जाता है। तो याद रखना है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी पहले हम लोग थोड़ा टिग्नोमेट्री वाला पर ही रहते हैं। आप जानते होंगे कि tan x का इंटीग्रेशन, जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू tan x आपको दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan x, और बस बाद में प्लस सी लगा दिया जाता है। प्लस सी इसलिए लगा दिया जाता है ना क्योंकि अगर tan x के साथ प्लस सी भी रहता है ना तो भी डिफरेंशिएट करके कॉस सेक स्क्वायर एक्स ही आता है, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला में चलते हैं। देखिए जैसे y इज इक्वल टू आपके पास कॉट एक्स रहता तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होता है बच्चे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी आपको क्या समझ में आया कि अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा। ये माइनस को फिर बाद में उधर ट्रांसफ़र कर देना और प्लस सी लगा देना। अगला आप जानते हो y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर मान लो कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सेक एक्स मिलेगा, ठीक है, सेक एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारा फॉर्मूला पहले देख लेते हैं
ठीक है। ये मैं जितना भी फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, ये सारा जो फॉर्मूला है इसको आपको एकदम रट्टा मार लेना है, बिना इसको पढ़े समझे जो है ना आपसे इंटीग्रेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, अगला फॉर्मूला में आते हैं। आप जानते हो जैसे y इज इक्वल टू अगर tan इनवर्स x है, अच्छा sec x हो गया ना, cosec x का भी देख ही लो। जैसे y इज इक्वल टू अगर cosec x है तो आप तो जानते हो dy बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो अगर cosec x का डिफ्रेंसिएशन ये चीज़ है तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन cosec x होगा, यानी कि माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, cosec x। फिर ये माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देना है आपको और प्लस सी तो लगाना ही है। ठीक है, अगला में आते हैं। अब जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपको कोई बोल दिया tan इनवर्स x, जरा बताओ भाई। तो आप तो जानते हो dy बाई डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन ये है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। तो कभी भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है आपको, tan इनवर्स x, बस बाद में प्लस सी भी लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला में आते हैं। जैसे y इज इक्वल टू कॉड इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू कॉड इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चे, डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस लग के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा कॉट इनवर्स x। फिर ये माइनस को आप उधर भेज सकते हो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x, और बाद में प्लस सी भी लगा सकते हो। इस दोनों फार्मूला से आपको क्या मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है tan इनवर्स x प्लस सी भी हो सकता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी भी हो सकता है। चलिए 8 नंबर तक हो गया। अगला में देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका कॉट इनवर्स x का कहानी। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका अगर दे दिया जाए डिफ्रेंसिएशन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, याद करो क्या होता था, 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद है डिफ्रेंसिएशन में हम लोग पढ़े थे ना, dy बाई डी एक्स ये होता है। ठीक है, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है तो इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होगा, बस लगा देने का है। 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, 10 नंबर। अगर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है बच्चे, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसका dy बाई डी एक्स होता है माइनस लगा के 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन दिस देन इंटीग्रेशन दिस, तो 1/-mod x, तो सॉरी माइनस को यहाँ लगा दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, कोसेक इनवर्स x। फिर ये माइनस को इधर लगा के प्लस सी लगा दो, तो देखो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस सी भी है या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी भी है, दोनों है। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सारा फॉर्मूला देख लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देख लिए। अब हम लोग जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो ही तो होता है। ठीक है, ई टू द पावर एक्स, सॉरी अगर मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दे दिया तो आप तो जानते हो dy बाई डी एक्स भी ई टू द पावर एक्स होता है। अगर ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स। तो अगर आप ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ई टू द पावर एक्स मिलता है, बस प्लस सी भी लगा देना है लास्ट में। कितना नंबर हो गया ये, 11 नंबर ना, 12 नंबर। अगर y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अगर मिलता है आपको, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चे, dy बाई डी एक्स होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इंटीग्रेशन ये होगा, यानी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स। फिर आप इस लॉग ए को क्या करो, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर फेंका जाता है, याद रखना। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स, और ये लॉग ए को आप बाहर इधर निकालोगे, राइट हैंड साइड लाओगे तो ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। ठीक है,
तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, अगर आपको ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है तो ए टू द पावर एक्स के साथ लॉग ए मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने बोल रहा है तो ए टू द पावर एक्स के नीचे में डिवाइड होगा लॉग ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एल्जेब्रिक वाला फंक्शन का भी आप देख लो। ठीक है, 13 एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या है ना कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, सॉरी एक्स टू दी पावर एन, ये आपका जो है ना फंक्शन है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, यही होता है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको मिलेगा x का पावर n डिवाइडेड बाई, अच्छा अभी डिवाइडेड बाई नहीं, n तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हो, तो x का पावर n माइनस वन, x का पावर n, तो x का पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर n बाई n। याद रखना dx के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी dx मत छोड़ना, dx हर जगह लगेगा, dx बस लिखा जाता है कि x के रिस्पेक्ट में सारा इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स एक्स का पावर n बाई n होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर पावर n में से एक कम है तो यहाँ n आया, तो इसका एक फार्मूला लिख लो आप, इंटीग्रेशन x का पावर n डी एक्स क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये होता है। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, यही आएगा, x का पावर n ही आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये वन बाई n प्लस वन, इसका इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एक्स का पावर n, तो दोनों कट के x का पावर n ही आया ना। ठीक है, तो ये याद रखना, x का पावर n का इंटीग्रेशन, बार बार मैं लिख रहा हूँ, x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये n कुछ भी हो सकता है, ये n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस फाइव, माइनस वन नहीं सॉरी माइनस वन छोड़ के माइनस टू, माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस एट, 3/2, 5/2, माइनस 7/2, कुछ भी हो सकता है, बस n इज इक्वल टू माइनस वन मत लगा देना। ठीक है, यानी कि 1/x मत लगा देना, x का पावर माइनस वन डी एक्स मत लगा देना। x का पावर माइनस वन का जब फॉर्मूला इस वाले लगाओगे ना, ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो x का पावर माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन प्लस वन, यानी कि x का पावर 0/0 ये आ जाएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है बच्चे? 1/x dx का फॉर्मूला में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होगा y इज इक्वल टू, अगर हम लोग log x लेते हैं ना तो dy बाई डी एक्स उसका क्या हो जाता है 1/x। तो अगर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, यानी कि कहीं भी 1/x dx दिखे मतलब log x प्लस सी। ठीक है, ये कितना नंबर में आ गया? 14 नंबर है ना, ये 14 नंबर में आ गया। 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये जितना फार्मूला अभी तक मैं कराया हूँ, ठीक है, ये 14 फार्मूला है। ठीक है, बेसिक एकदम, इसको एकदम रट्टा मार जाना, एकदम रट्टा मार जाओ तो आप लोग, कोई इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं है। अगर आप बेसिक फार्मूला भी नहीं याद रखोगे ना तो फिर आपका इंटीग्रेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, इतना फार्मूला पूरा फुल्ली एकदम रट्टा मार जाना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा जो है मैं ना लीनियर वाला बता देता हूँ आपको, है ना। लीनियर अंडर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन अंडर फंक्शन। देखिए क्या होता है ना बच्चे, अगर मान लो कि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ रहे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो आप क्या करोगे? आप जानते हो कि आप क्या जानते हो, आप तो बस इतना ही जानते हो ना, साइन एक्स डी एक्स होता है, उसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। आप तो बस इतना ही जानते हो।
इससे ज़्यादा तो आपको नहीं आइडिया है। ठीक है, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ओनली कॉस एक्स होता है। इन दोनों में बड़ा भयानक कन्फ्यूज़न होता है बच्चे, याद रखना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ओनली साइन एक्स होता है, जिसमें यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स लगता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन में प्लस साइन एक्स लगता है। जस्ट इसका उल्टा डिफ्रेंशिएशन में होता है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स उसका कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और उसका डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हो तो माइनस साइन एक्स लगता है। तो देखो इंटीग्रेशन में कॉस का इंटीग्रेशन में साइन में माइनस नहीं लगता है, लेकिन कॉस का डिफ्रेंशिएशन में साइन में माइनस लगता है। साइन का इंटीग्रेशन में कॉस में माइनस लगता है, लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन में कॉस में माइनस नहीं लगता है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत लोग इस छोटे से चीज़ में गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब काम पर आते हैं। यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, आप क्या जानते हो? आप तो बस इतना जानते हो कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर ये पंगा क्या क्रिएट कर दिया है कि साइन के साथ ए एक्स प्लस बी लगा दिया है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तब क्या हम माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख देंगे क्या? नहीं, माइनस कॉस एक्स तो होगा, बट याद रखना एक्स का जो कोफिशिएंट है ना दैट इज़ ए, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, बस माइनस कॉस एक्स बाई ए प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन के अंदर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ रहे तो फंक्शन इंटीग्रेशन होने के बाद जो आता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस, सॉरी गड़बड़ मैं कर दिया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, बस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए नीचे लग जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट प्लस सी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को रट्टा मार जाना है आपको। ठीक है, समझ लेना है कि इंटीग्रेशन जो लगता है जैसा फार्मूला है उसी के हिसाब से होगा, बस एक्स का कोफिशिएंट नीचे लग जाता है। अब बात आता है कि भाई ये हुआ क्यों? ठीक है, ये हुआ क्यों? फॉर एग्जांपल एक दो और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी ऐसा दे दिया है, तो tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, जैसे 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ये दे दिया है। तो आप तो इंटीग्रेशन इसका नहीं जानते हो, आप तो सिर्फ इंटीग्रेशन इसका जानते हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आप सिर्फ जानते हो ना, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका भी इंटीग्रेशन tan इनवर्स में ही होगा, क्योंकि उसी फॉर्म में 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी को कैपिटल एक्स मान लेना, और बस इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी लगा देना है। हाँ, और x का जो कोफिशिएंट है बस वो उसको नीचे लगा देना प्लस सी, ख़त्म कहानी। ठीक है, अब बात आता है कि ये चीज़ हुआ क्यों, है ना, क्यों हुआ आखिर ये चीज़? तो देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम लोग जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी लगा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर डी में भी ए एक्स प्लस बी लगा रहता है, मतलब क्या है ना कि कॉस के अंदर जो है वो कैपिटल एक्स है मान लो, और डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो भी कैपिटल एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसा मान सकते थे कॉस एक्स डी एक्स, तो बड़ा आसानी से हम साइन कैपिटल एक्स प्लस सी लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो चीज़ यहाँ पर है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो आंसर भी वैसा ही आता है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही आता है आपका। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ भी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे डायरेक्टली आता है। ठीक है, लेकिन 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 अगर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के साथ डी के अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो आपका ए एक्स प्लस बी ना होकर ओनली एक्स होता है, तो आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के साथ में एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी लग जाता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है, आपको समझना होगा क्या है डिफरेंशियल, डिफरेंट क्या है इन दोनों में। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, जैसे cos x dx, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी आराम से लिख दिए sin x प्लस सी। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम आए कहाँ से थे, हम आए थे y इज इक्वल टू साइन एक्स से। ठीक है, जिसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स कॉस एक्स हुआ था। ठीक है, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x। अगर आपका cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स रहे तो मैं आपको क्या बताया, इसका भी इंटीग्रेशन सेम टू सेम साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी जैसा रहेगा, बस x का जो कोफिशिएंट a है वो नीचे लग जाएगा प्लस सी। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो अगर इसको आपको सही प्रूफ करना है तो आप क्या करो, इसको बस डिफ्रेंशिएट करके ये लाने की कोशिश। तो देखो जैसे हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू मेरा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी है, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे हम लोग तो यही चीज़ आना चाहिए। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का ए डिवाइडेड बाई ए, ये वाला ए प्लस सी का तो कांस्टेंट जीरो, ए कट गया, क्या बचा आपके पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आप देख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी हुआ, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये ओनली एप्लीकेबल कि अगर फंक्शन में आपका लीनियर रहे तो ही, इसलिए मैं लिखा लीनियर इक्वेशन अंडर फंक्शन। अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक अगर आ गया तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो कि क्या आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे तो क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आप साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर नीचे जो है एक्स का कोफिशिएंट यानी बी या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ ए, ऐसा बैठा सकते हो क्या, नहीं, ये गलत है ना। तो याद रखना ये सब एप्लीकेबल सिर्फ लीनियर के लिए ही होता है। ठीक है, तो मैं इसका भी सारा सेट लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये रहा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर अगला फार्मूला कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस एक्स का कोफिशिएंट डैट इज़ ए लग जाएगा। अगला, अगर मान लो आपको मिल गया सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, टैन ए एक्स प्लस बी मिलेगा और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे बैठा देना है। ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ लीनियर रहना चाहिए, इसलिए मैं लीनियर का ही फॉर्म में करा रहा हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या मिलेगा बच्चे, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। ठीक है, अगला इसी तरह से सारा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, जितना भी मैं आपको बताया हूँ सारा एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि सारा फार्मूला लगा देना है आपको, सारा एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, सब में लगेगा ये। ठीक है, अब बात आता है, अब मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बस इतना बताना है ये कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स गेम खेलते हैं हम लोग, है ना, ट्रू एंड फॉल्स आपको बस बताते जाना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए पहला क्वेश्चन, e टू द पावर 4x माइनस 7 का इंटीग्रेशन 1/4 इंटू ई टू द पावर 4x माइनस 7 ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख सकते हो e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता था, तो यहाँ पर भी क्या रहा, यहाँ पर e टू द पावर 4x माइनस 7 का e टू द पावर 4x माइनस 7 रहा और x का कोफिशिएंट 4 नीचे लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि ये भी लीनियर है, इसलिए यहाँ पर पप्पू पास हो गया, ये सही है, ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 2, क्या इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा,
तो आप बोलोगे नहीं, ये क्या निकला भाई, ये फॉल्स निकला। क्यों? क्योंकि e के पावर में लीनियर नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए ये फॉल्स निकला। अगला क्वेश्चन, e टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी, ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या आप e टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अलजेब्रिक ही होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ई का पावर में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल बैठा दिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ई टू दी पावर 7x माइनस 9 डी ऑफ 7x माइनस 9 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी। ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, मैक्सिमम आप लोग बोलोगे कि ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है ना, इसलिए डिवाइड बाय 7 लगेगा। लेकिन मैं बोलूँगा ये फॉल्स है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ई के पावर में जो चीज़ है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट भी आपका वही है, इसलिए डिवाइड बाई 7 का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली ई टू दी पावर 7x माइनस 9 प्लस सी। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ई टू दी पावर 7x माइनस 9 डी ऑफ एक्स अगर दिया रहता है ना लीनियर, और यहाँ पर डी एक्स दिया हुआ रहता है ना, तो ई टू दी पावर 7x माइनस 9 बाई 7 प्लस सी होता है, तो हम इसको ट्रू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई के पावर में जो चीज़ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर मान लो आपको cos ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स ये दिया हुआ रहे, तो आप क्या करोगे? क्या इसको आप साइन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी लिखोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक तो है लेकिन लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। अगला में आते हैं 7th वाला। ठीक है, cos x d ऑफ 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, क्या इसका इंटीग्रेशन cos ऑफ 3x प्लस 4 प्लस सी होगा? नहीं, गलत। देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये d ऑफ 3x प्लस 4 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या मैं दिखा दे रहा हूँ, ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है d ऑफ 3x प्लस 4 का। ठीक है, 3x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे ना, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट इसलिए बाहर निकल गया, और d इंटू एक्स ये इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्री डिफ्रेंशिएशन इसको बोलते हैं, और प्लस 4 का जो है वो 0 हो जाता है, यानी 3dx, यानी कि d ऑफ 3x प्लस 4 और कुछ नहीं है बल्कि 3 इंटू डी एक्स है। तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन आप जानते हो sin x प्लस सी। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। लीनियर रहेगा तभी एप्लीकेबल है ये मेरा फार्मूला, अदरवाइज़ ये फार्मूला फेल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगला लेक्चर देखने से पहले सारा फार्मूला एकदम दिमाग में रट्टा मार लेना, एकदम कहीं पर लिख करके रूम में चिपका दो। ठीक है, ऐसे ही ये इसके फार्मूला सारे याद होते हैं। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ने का जस्ट बाद इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना तो बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, तुरंत जो है आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो उसका फार्मूला और इसका फार्मूला पूरा अपोजिट चला जाता है। जैसा मैं साइन और कॉस वाला में बताया ना, तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए याद रखना, डिफ्रेंशिएशन को अपना अलग ही डायरेक्शन में रखना, इसको अपना अलग रखना, मिलाने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कुछ मैं क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। x टू दी पावर 7 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सब अभी आप लोगों को करना है, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, है ना। रूट अंडर 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, x का पावर 1/2 प्लस 5x का पावर 3/7 इंटू डी एक्स, 4x माइनस 9 का पावर 11 इंटू डी एक्स,
3x³ प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू dx। सारा सिंपल क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपसे। dx/x⁵ dx/3x + 7 dx/3x + 7 अरे 3x + 7 हो गया था 3x² + 16 dx/4x + 3 का होल स्क्वायर e⁻3x + 2 का पावर 5 dx 2 × 3 का पावर x प्लस 5 का पावर x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चलिए फ़िलहाल इतना क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और भी है ये भी देख ही लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है फ़िलहाल आज के लिए, है ना। तो 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन देखते रहते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x⁻7 × dx। अब है ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको मैं बताया हूँ ना, x का पावर n × dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, x का पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 7 + 1 / 7 + 1 + c, यानी x का पावर 8 / 8 + c। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन के अंदर √3x + 2 dx। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास √x + dx होता है, √x × dx होता है। ठीक है, अगर √x × dx होता है तो आप इसको बोलते हैं x का पावर ½ dx। अगर आप x का पावर ½ dx बोलते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर ½ + 1 / ½ + 1 + c। तो इसका आंसर हो जाता है x का पावर 3/2 / 3/2 + c। यही होता है √x का। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, √x है तो सेम इसी की तरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर है तो यही फार्मूला लगेगा x का पावर 3/2 / 3/2 + c। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 3x + 2 का पावर 3/2 / 3/2 + c। बस एक x का जो कोफिशिएंट है ना बच्चे 3, वो यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा 3 लग जाएगा। ठीक है, बस यही है। थर्ड नंबर क्या है भाई, 1/1 + 3x + 4 का होल स्क्वायर, 1/1 + 3x + 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। यही इंटीग्रेशन है। जस्ट इमेजिन कि ये 1/1 + x² का dx होता, इसका इंटीग्रेशन होता, बड़ा प्यार से आप इसको लिख देते tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, x के जगह में लीनियर ही है ना, तो बस इसके जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, इसके जगह में लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 3x + 4 + c। बस ये जो x का कोफिशिएंट 3 है ना, बस उसको नीचे डिवाइड में लगा देना। 3 नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या है आपका, फोर्थ नंबर है ये x का पावर ½ ठीक है, 5x का पावर 3/7। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आप नोट करके एक चीज़ कर लो, लिख लो, है ना। अगर इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन है, प्लस माइनस gx + hx इस तरह से, तो आप इनको अलग अलग भी दे सकते हो। ठीक है, इनका बंटवारा भी कर सकते हो, तीनों का अपना अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, है ना। ठीक है, दूसरा चीज़ ये पहला नोट में लिख देना। दूसरा नोट में अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आ गया और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये रूल दोनों याद रखना है आपको। तो चलिए कितना नंबर क्वेश्चन करना है हम लोगों को, 4 नंबर, ये वाला क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। फोर्थ वाला, x का पावर ½ 5x का पावर 3/7। तो इंटीग्रेशन में x का पावर ½ × 5x का पावर 3/7 इंटू dx। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों का बंटवारा कर दो, x का पावर ½ एक तरफ, 5x का पावर 3/7 एक तरफ। ठीक है, dx दोनों के पास ही रहेगा। उसके बाद x का पावर ½ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2 / 3/2
प्लस सी हमेशा लास्ट में लगाना। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, x का पावर 3/7 dx, तो इधर में x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 5, यहाँ पर 3/7 x का पावर 3/7 प्लस 1 बाई 3/7 प्लस 1 लग जाएगा, और लास्ट में प्लस सी लगा देना। 3/7 प्लस 1 का क्या होगा, 3/7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 7 और 3 10/7 है ना, 10/7, और नीचे भी क्या हो जाएगा 10/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो कटेगा काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 4th वाला हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th वाला। 5th वाला कौन सा है, ये वाला है। 4x - 9 का पावर 11 इंटू dx। कभी कभी होता क्या है ना, बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर इसको क्या बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जस्ट लाइक आपका x का पावर 11 dx है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर है ना बच्चे। x का पावर 11 dx होता है तो क्या लिखते थे, 11 + 1 / 11 + 1। ठीक है, x का पावर 12/12। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, 4x - 9 का पावर 11 + 1 डिवाइडेड बाई 11 + 1 प्लस सी। बस x का जो कोफिशिएंट 4 है उसको नीचे में लगा देना होता है। ठीक है, ये आपका 5th वाला क्वेश्चन हो गया। 6th वाला देखते हैं। 6th वाला है आपके पास 3x³ + 5 का होल स्क्वायर dx। अब आपके दिमाग में आएगा क्या कि सर यहाँ पर लीनियर नहीं है, यहाँ पर क्या करें। तो भाई लीनियर नहीं है तो क्या हुआ, आपको तो a + b का होल स्क्वायर आता है ना तोड़ने, तो कैसे करोगे, a का होल स्क्वायर मतलब 9x6, b का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab मतलब 2 × 3x³ × 5 मतलब कितना हो जाएगा 9x का पावर 6 प्लस 25 प्लस 30x³ है ना। अब तीनों इंटीग्रेशन तीनों में अपना अलग अलग ही दे दो। 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का पावर 6 का इंटीग्रेशन x का पावर 7/7। 25 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली x होता है। ठीक है, ये नोट करके बगल में लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx जो होता है वो x + c होता है। ठीक है, 30x³ का क्या हो जाएगा 30, बाहर x³ का x का पावर 4/4, और लास्ट में प्लस c लगा दिया जाता है। ठीक है, ये 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं। dx/x का पावर 5, इसका क्या किया जाए, कुछ नहीं है, बस डराने के लिए x का पावर 5 यहाँ दे दिया। इसको हम लोग x का पावर -5 dx ये भी लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा x का पावर -5 + 1/-5 + 1 + c, यानी x का पावर -4/-4 + c हो गया। काम ख़त्म। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 6-7 नंबर ना, 7 ये वाला। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। dx/ अगर 3x + 7 यहाँ दिया हुआ है, अगर dx/x होता है तो आप क्या लिखते, dx/x होता है तो आप लिखते log x + c है ना। अभी जस्ट मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, ये भी तो लीनियर है, तो इसको क्या लिखेंगे log of 3x + 7। बस x का जो कोफिशिएंट है वह उसको नीचे लगा देंगे प्लस c। ठीक है, 8 हो गया। 9 नंबर। इसको देख लेते हैं। dx/3x² + 16 है ना। देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा माथा पच्ची लगेगा आपको। देखिए क्या करना है ना, इसको सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें से 16 को आप कॉमन निकाल लो। जैसे ही आप 16 को कॉमन निकाले ना, ये इसका आपका 1 बचेगा और यहाँ पर 3/16 बचेगा। ठीक है, ये बचा। उसके बाद आप क्या करो, इस 16 को बाहर ही निकाल दो, पूरा कांस्टेंट है, और इसको आप क्या लिख दो, 3/16 को √3/4x का होल स्क्वायर इंटू dx। जस्ट इमेजिन कि ये dx/1 + x² होता है तो tan इनवर्स x लिखते, तो √3/4x है, तो ये भी तो लीनियर है ना बच्चे। तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/16 तो अपना है ही, और इसको लिख दोगे tan इनवर्स √3/4x + c, और बाद में x का जो कोफिशिएंट है डैट इज़ √3/4 वो नीचे लग जाएगा। ठीक है, और प्लस c लास्ट में लगा देना, प्लस c लास्ट में लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, dx/4x + 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना ना बच्चे, 4x + 3 का पावर -2 dx लिख देना। ठीक है, बाकी आपको पता है लीनियर का पावर -2, यानी 4x + 3 का पावर -2 + 1/-2 + 1 + c। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 4x + 3 का पावर -1/-1, x का जो कोफिशिएंट है ना 4 वो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। ठीक है,
अगला क्वेश्चन e का पावर 3x प्लस 2 का पावर 5 है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, नोट करते जाना। e का पावर 3x प्लस 2 का पावर 5 है ना। ध्यान से देखो भाई, e का पावर 3x प्लस 2 का पावर 5 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि e का पावर 5 इंटू 3 15x प्लस 5 इंटू 2 10, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, लीनियर ही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 15x प्लस 10 और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लग जाएगा प्लस c। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ये ब्रेक हो गया है ना। सबसे पहले a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका, 2 इंटू 3 का पावर 2x, 5 इंटू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5 का पावर x प्लस 1 2 है ना, तो इसको आप 25 का पावर x प्लस 1 ये भी लिख सकते हो। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर से आप 2 इंटू 2 को ले लोगे तो ये 4 बन गया, और ये 3 का पावर x है। अगर आप यहाँ से एक 5 को बाहर निकाल देते हो तो 5 का पावर x बन जाएगा ये। तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया, 2 इंटू 3 का पावर 2x प्लस 25 का पावर x प्लस 1 और 5 इंटू 4 20 और 3 का पावर x 5 का पावर x मिल के बना देगा 15 का पावर x। अब ये प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए 2 को बाहर फेंको, 3 का पावर 2x को इंटीग्रेट करो, यहाँ पर 25 का पावर x प्लस 1 इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 20 बाहर निकलेगा और 15 का पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो। 3 का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2x डिवाइडेड बाई log 3 और x का कोफिशिएंट नीचे लग जाएगा, है ना। 25 का पावर x प्लस 1 यानी कि 25 का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई log 25 और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा 20। 15 का पावर x का इंटीग्रेशन 15 का पावर x बाई log 15। अभी जस्ट मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, आपका a टू द पावर x बाई log a। बस यही फार्मूला तीनों में लगा है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो लीनियर वाला हम लोगों ने देख लिया। अब अगले क्लास में हम लोग और भी अच्छा लेवल के न्यूमेरिकल देखेंगे। थोड़ा लीनियर के बाद मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।